अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि दी सेल है, सेल फॉर्म एंड फंक्शन। तो यहाँ पे सेल की जो स्टडी हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी होती है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज सेल। एक जनरलाइज सेल का जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है तो उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, तो इसलिए हम माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी करते हैं। और माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप भी है, हम उसके थ्रू भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होती है। तो बहुत से कंपोनेंट्स हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। और एक जनरलाइज स्टडी अगर हमने सेल की करनी है तो यानी कि एक सिंपल ओवरव्यू हमने लेना है तो लाइट माइक्रोस्कोप में भी हमें मिल जाता है, जिसमें हमें सेल वॉल नज़र आती है, साइटोप्लाज्म का पता चल जाता है और न्यूक्लियस भी हमें वहाँ पे नज़र आ जाता है। बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं नज़र आते। तो उन सेल ऑर्गेनेल्स के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो ऑलमोस्ट 450 टाइम वो इंक्रीज़ करती है इमेज को। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन 2.5 लाख के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमें बहुत से ऐसे स्मॉलर कंपोनेंट सेल के भी दिखा देती है जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आते। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। तो सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी के लिए हमें सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के कंपोनेंट्स को पहले आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट मीन्स उनको सेपरेट करना पड़ता है और फिर उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमें सेल को रैप्चर करना होता है, सेल को ब्रेक करना होता है इनटू द पार्ट्स और इनटू द पीसेस, ताकि उसके सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अलग हो जाएं। वहाँ से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ब्रेक करके वहाँ से निकाल लिए जाते हैं और फिर उनको डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन पे सेपरेट किया जाता है। तो इसके लिए सेल फ्रिक्शनेशन का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। तो सेल फ्रिक्शनेशन के लिए हम सेल को होमोजेनाइज भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। होमोजेनाइज हम डिफरेंट बफर्स के थ्रू करते हैं, सेल्स के साथ डिफरेंट बफर्स जो हैं वो ऐड करके उनको उनमें उसकी वैगोरस मिक्सिंग करते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल वगैरह जो रैप्चर होती हैं और सेलुलर कंटेंट्स जो वो रिलीज़ हो जाते हैं इनटू दी सॉल्यूशन और उनको फिर हम फर्दर यूज़ करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम फिर इनको सेपरेट करते हैं। और इसके अलावा हम फ्रीज फ्रैक्चर का मैकेनिज़्म भी यूज़ करते हैं। सेल्स को फ्रीज करके और उनको फिर फ्रैक्चर किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो उस फ्रीज फ्रैक्चर कहते हैं। तो इससे सेल ब्रेक हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको फिर हम फर्दर यूज़ कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज पर। तो डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन पावर्स पर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, अकॉर्डिंग टू देयर वेट और अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़ सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और डिफरेंट लेयर्स में सबसे जो हैवी पार्टिकल्स और कंपोनेंट्स होंगे वो सबसे नीचे आएंगे, सबसे पहले वो अलग हो जाएंगे, उसके बाद उससे हल्के, उससे बाद उससे हल्के। तो सबसे हल्के जो पार्टिकल्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे वो सबसे एंड में टॉप के ऊपर सेपरेट होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह सेलुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बाद हम उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो ये जो सेपरेशन हो रही है ये बेसिकली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पे होती है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो 10,000 RPM और इससे अबव जो RPM होती है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। तो RPM रेवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं, यानी कि 1 मिनट में कितनी रोटेशन कर रहा है सेंट्रीफ्यूज, तो उसको हम RPM कहते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज क्या, ये एक मशीन है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जब हम रोटेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज के मोटर को तो उस रोटेशन में जो है वो टू फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर जो घूम रहे हैं सेंट्रीफ्यूज के अंदर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर के अराउंड रोटेट करने में हेल्प करती है पार्टिकल्स को, और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो है वो उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। तो अगर सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स इंक्रीज़ हो जाए तो वो पार्टिकल्स को रोटेट होने से या दैरवी मूवमेंट से उनको निकाल लेती है, यानी कि सर्कुलर मोशन में से पार्टिकल्स को निकाल लेती है, वो पार्टिकल्स सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, वेट ज़्यादा होगा, वो पार्टिकल जो है वो अपनी डेंसिटी और अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट होते जाएंगे, सेटल होते जाएंगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन से निकल आएंगे, वो एक जगह पर सेटल हो जाएंगे। ये आपने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो पढ़ा हुआ है 9th क्लास में फ़िज़िक्स की बुक में, ठीक है। अब हम चलते हैं एक सेल के स्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक जनरलाइज एनिमल सेल दिया हुआ है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी ऑपरेटस हैं, गोल्जी ऑपरेटस के बाद राइबोसोम्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हैं। तो ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है पर्पल कलर का। फिर ये मोस्ट प्लांट सेल्स में जो कंपोनेंट्स नहीं होते उसमें फ्लैजिलम है, लाइसोसोम है और सेंट्रियोल है, ये नॉर्मली प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते। फिर साइटोस्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर रॉड शेप्ड, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाया गया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ वो प्लांट सेल में होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्लांट सेल आ जाता है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये कंपोनेंट्स जो एनिमल सेल में नहीं होते, इन कंपोनेंट्स में क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है। तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल की वजह से सेल का न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है पेरिफेरल पे। तो ये न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हैं, गोल्जी ऑपरेटस, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन और उसके कंपोनेंट्स। तो ये एक प्लांट सेल है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन भी आ जाता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट सेल में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, एनिमल सेल में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल नहीं है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं है, एनिमल सेल में लाइसोसोम है। प्लांट सेल में मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स में फ्लैजिलम नहीं होता, एनिमल सेल में फ्लैजिलम होता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इनके कंपैरिजन आ जाते हैं, और पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है। तो ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल का। तो सेल का साइज़ अगर हम देखें तो सेल को बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें हमने एक लेवल पढ़ा था सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स,
लेवल पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेल्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में फर्दर हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक एनिमल सेल, फिर प्लांट सेल और फंजाई सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगर देखें तो प्लांट सेल की 2 टाइप्स हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कंसिडर करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल आगे एनिमल और प्लांट सेल में डिवाइड किया जाता है, फंजाई सेल में डिवाइड किया जाता है। तो इनको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स का साइज़ लार्ज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ स्मॉल होता है। और लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो लार्जेस्ट सेल है। जो हमारे पास एग होता है, चिकन एग, स्पैरो एग, ईगल एग, ऑस्ट्रिच एग, किसी भी बर्ड का जो एग होता है, अंडा होता है, वो एक सेल होता है, एक सिंगल सेल। तो वो जो एग का साइज़ होता है डैट इज़ द साइज़ ऑफ एग और साइज ऑफ द सेल। तो जो लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, जो सबसे बड़ा होता है, तकरीबन 2.5 किलो का, वो 1.5 किलो का वो होता है। और ये नेकेड आई से भी नज़र आ जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल नेकेड आई में हमें नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम उनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कभी कोई सेल देखा है, तो आप कह सकते हैं जी बिल्कुल मैंने एग देखा है, चिकन एग, ठीक है, स्पैरो एग वगैरह। तो ये एग्स जो हैं बेसिकली एक सिंगल सेल होते हैं। तो बहुत से सेल्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू हम सेल्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, स्पेशली इन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में इट इज़ इनर टू द सेल वॉल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बेसिकली सेल कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको सेपरेट करती है। इस तरह हमारे पास 2 टाइप के इन्वायरमेंट हैं, सेलुलर इन्वायरमेंट और आउटर सराउंडिंग और आउटर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये बेसिकली 2 कंपोनेंट्स से बनी है, एक प्रोटीन और दूसरा लिपिड्स, जो मेन कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के। प्रोटीन्स 60 to 80% होती है और 20 to 40% इसमें लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में, और फ्यू नंबर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चरली लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर में इनके लिपिड्स की 2 लेयर्स बनी हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ पर नीचे फिगर में आपको दिया हुआ है, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसमें ये 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स दी हुई हैं और इनकी दोनों साइड्स पे जो है वो पर्पल कलर में ये प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन फॉर्म करते हैं, जबकि प्रोटीन जो है हाइड्रोफिलिक हैं। तो लिपिड के 2 पोर्शंस हैं। अगर लिपिड की टेल्स को देखा जाए तो ये टेल्स हाइड्रोफोबिक जोन फॉर्म कर रही हैं, और इन हाइड्रोफोबिक जोन के दोनों साइड पे जो है वो एक तरफ एक लिपिड के हेड्स हैं और दूसरा प्रोटीन की लेयर्स हैं। तो लिपिड हेड्स और प्रोटीन लेयर्स जो हैं ये हाइड्रोफिलिक जोन फॉर्म कर रही हैं। तो इस तरह लिपिड बाइलेयर या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 2 स्ट्रक्चरल जोन्स शो करती है, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक। इस तरह इसकी जो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। तो जब हम स्ट्रक्चरल मॉडल्स की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो इसमें बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडल्स प्रपोज किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिसमें से यहाँ पर 2 मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थे। तो वो एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था और दूसरा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ए लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो एक लिपिड बाइलेयर है, यानी कि लिपिड्स की 2 लेयर्स से बनी हुई है, विच इज़ सैंडविच्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन्स की 2 लेयर्स के दरमियान में सैंडविच है। यानी कि अगर आप देखें तो ये 2 लेयर्स
ये लिपिड बाइलेयर है बीच में, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स, एंड देन इसको हम लिपिड बाइलेयर कहेंगे। एंड देन दीज 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स और लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच। ये बिल्कुल एक सैंडविच की तरह है, जैसे कि हम ब्रेड के 2 पीसेस और 2 स्लाइसेस के बीच में एग रख देते हैं तो वो एक सैंडविच बन जाता है। इसी तरह लिपिड बाइलेयर जो है वो 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स के बीच में प्रेजेंट है, और ये एक प्रोटीन के बीच में ये सैंडविच हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन दी 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट मॉडल विच इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सैंगर ने ये मॉडल प्रपोज किया था 1973 में, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो निकोलसन ने प्रपोज किया था। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन दी 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, देयर इज़ not a continuous layer of protein or at the both side of the lipid bilayer। यानी कि लिपिड बाइलेयर की दोनों साइड पे प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूस लेयर फॉर्म नहीं करती, यानी कि वो एक पूरी लेयर नहीं फॉर्म करती। इंस्टेड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दी लिपिड बाइलेयर, यानी कि प्रोटीन जो है वो एक कंटिन्यूस लेयर फॉर्म नहीं करती एट द बोथ साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर, बल्कि ये लिपिड बाइलेयर के अंदर सस्पेंडेड होती हैं, दंसी हुई होती हैं। लिपिड बाइलेयर के अंदर फुली एम्बेडेड और पार्शली एम्बेडेड, पूरी की पूरी वो उसके अंदर दंसी हुई हैं, आर पार हुई हैं, या फिर वो एक साइड पे थोड़ी सी दंसी हुई हैं और कुछ थोड़ा सा ऐसा उनका बाहर है। तो इस तरह ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बनता है, यानी कि यहाँ पर टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बताए गए हैं, यानी कि 2 प्रॉपर्टीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बताई गई हैं। एक तो वो फ्लूइड है, दूसरा मोज़ाइक है। फ्लूइड क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करती है। फ्लूइडिटी मीन कि इसमें फ़्लो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ़्लो है, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स अटैच हैं वो फ़्लो में रहती हैं, कभी एक पॉइंट पे, कभी दूसरे पॉइंट पे, कभी तीसरे पॉइंट पे, इस तरह वो अपनी जगह तब्दील करती रहती हैं। ठीक है, और मोज़ाइक क्या है कि वो रैंडम मैनर में सस्पेंडेड है, प्रोटीन्स रैंडम मैनर में सस्पेंडेड है इनटू द लिपिड बाइलेयर, यानी कि वो मुख्तलिफ जगहों पर प्रेजेंट होती हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का नज़र आ रहा है, जिसमें ये आपको मूव करती हुई लिपिड बाइलेयर नज़र आ रही है। ये फ्लूइडिटी को शो कर रही है, यानी कि ये जो ऊपर और नीचे जिग-जैग फॉर्म किए में ये बना हुआ है लिपिड बाइलेयर, तो ये चीज़ जो है वो शो कर रही है कि इसमें फ्लूइडिटी है। सेकंड, इसमें ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और ये प्रोटीन्स जो हैं वो इसके अंदर दंसी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से इसको हम मोज़ाइक कहते हैं। और इसमें कुछ फुली दंसी हुई हैं और कुछ पार्शली दंसी हुई हैं। जो पार्शली हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, यानी कि जो एक एंड पे प्रेजेंट है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, और जो दंसी हुई हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। और फिर ये सब्ज़ रंग की मॉलिक्यूल्स की चेन्स अगर आपको नज़र आ रही हैं तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं। और लिपिड बाइलेयर के अंदर ये येलो कलर के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है अंदर की तरफ। ठीक है, और ये लिपिड बाइलेयर के अंदर आप प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं, और इसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स भी हैं, और इसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स भी है। इंटीग्रल प्रोटीन जो दंसी हुई हैं फुल, और एक एंड उनका एक साइड पे है, दूसरा एंड दूसरी साइड पे है। ठीक है, तो जिन प्रोटीन्स के साथ शुगर अटैच है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाएंगी। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर प्रेजेंट हैं ये। ठीक है, यहाँ पर साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स हैं, ये येलो कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिलामेंट्स से
तो ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर आ जाता है। देन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है। ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। तो इसलिए ये यहाँ पर एक बैरियर का काम करती है इन्वायरमेंट और सेल कंटेंट के बीच में। इन्वायरमेंट और सेल कंटेंट के बीच में ये एक बैरियर का काम करती है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये पास होने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म है या ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, ये बेसिकली सिलेक्टिव प्रोसेस है, हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है कि किन को पास होने देना है और किन को पास नहीं होने देना। तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को ये पास करने देती है। तो लिपिड्स जो हैं वो इसके अंदर डिज़ॉल्व होकर या सॉल्युबल होकर एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर है, तो लिपिड से बनी हुई है। तो लिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो इसमें से इजीली पास हो जाते हैं इसमें डिज़ॉल्व होने के बाद। जैसे आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री में स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, लाइक डिज़ॉल्व लाइक। तो लिपिड्स दोनों नॉन पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो दोनों एक दूसरे में डिज़ॉल्व, तो ये डिज़ॉल्व होकर इसमें से क्रॉस कर सकते हैं। तो लेकिन जो मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली इस तरह पास नहीं करते। वो अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें वो डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी यूज़ करते हैं और वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो जैसे कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज आइंस जो हैं ये ये फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं, जिनको हम चैनल्स भी कह सकते हैं। चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स वगैरह को यूज़ करते हुए मूव करते हैं फ्रॉम वन साइड टू दी अदर। आपने डिफरेंट मेथड पढ़े हुए हैं ट्रांसपोर्ट के। डिफ्यूजन अगर देखा जाए तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। सल्यूट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें लिपिड्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के मूव करेंगे तो वो लिपिड्स जो हैं इनकी डिफ्यूजन हो जाएगी। इसी तरह कुछ और मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे इस तरह तो उनकी भी डिफ्यूजन होती है। और इसी तरह डिफ्यूजन की एक टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो लिपिड बाई लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, उनकी क्रॉस करने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। वो कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो इसको हम इन कैरियर प्रोटीन्स की वजह से ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो इस ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। फिर आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है। ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ नोन एज, और थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द यूज़ ऑफ एनर्जी यूज़ करते हुए, क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है तो इसलिए इसमें एनर्जी यूज़ होगी, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनकी मूवमेंट्स जो है वो, या आइंस वगैरह जो होते हैं इनकी मूवमेंट्स जो है वो स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होती है, जिनको इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं। तो इनको गेट्स भी कहते हैं, इनको चैनल्स भी कहा जाता है, इनको पंप्स भी कहा जाता है। तो ये जो बेसिकली स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द यूज़ ऑफ एटीपी, तो इस वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है वो कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस होती है, जिसमें इनगल्फमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स टू फॉर्म
एंडोसोम या टू फॉर्म ए वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगो मीन ईटिंग, तो अगर सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाए तो वो फैगोसाइटोसिस होता है, और अगर लिक्विड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाए तो वो पिनोसाइटोसिस होगा, पिनो फॉर ड्रिंकिंग। तो ये जो एंडोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है, ये बेसिकली बल्क मूवमेंट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आ जाता है, दूसरा हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में, और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नोट करते जाएं आप, क्वेश्चंस ये आपने लिखने हैं। तो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ 60 to 80% प्रोटीन्स, 20 to 40% लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर व्हाट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक में मौजूद हैं, हमने पढ़े हैं अभी। फिर define endocytosis, define phagocytosis, define pinocytosis, what is phagocytosis, give its types, what is differentially permeable membrane, what is selectively permeable membrane। तो ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, तो इनको आपने तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।